नोएडा के ट्विन टावर का डेमोलिशन होगा 28 अगस्त को और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। किस तरह से इन दोनों अवैध इमारतों को ढाया जाएगा, चलिए आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं ट्विन टावर का धड़ाम प्लान क्या है। टावर में बारूद लगाने का काम पूरा हो चुका है और अब गिराने की बारी है। 46 कर्मचारी और इंजीनियर काम में जुटे हुए हैं। इस टावर को गिराने के लिए लगभग एक हफ्ते से चल रही है तैयारी। 11 दिन तक तो बिल्डिंग में बारूद लगाने का ही काम हुआ। जी हाँ, 11 दिन का वक्त लगाया इस पूरी इमारत में बारूद लगाने का काम उन जगहों पर जिन्हें चिन्हित किया गया था। और अगले 3 दिन डोनेटर और वायरिंग बिछाई जाएगी। डेटोनेटर और वायरिंग को बिछाने का काम अगले 3 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि 28 तारीख को इसे गिरा दिया जाना है। जियो फाइबर टेक्सटाइल से ढके गए हैं इस टावर को। क्यों ढका गया है? ताकि जब ये बिल्डिंग, ये इमारत धराशायी हो तो इससे उठने वाला धुआं, धूल, बवंडर, उसकी वजह से आसपास की सोसाइटी पर असर ना हो। ब्लास्ट के एक दिन 1 किलोमीटर एरिया में एंट्री बंद कर दी गई। जी हाँ, 1 किलोमीटर के एरिया में एंट्री बंद कर दी जाएगी। किसी की आने जाने पर पाबंदी होगी। ब्लास्ट के दिन 2100 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। ऐसा इसलिए कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इसके मलबे से किसी को चोट ना पहुंचे, कोई हादसा ना हो, इसकी चपेट में ना आ जाए कोई। ब्लास्ट से पहले कंट्रोल रूम से मॉक ड्रिल, बाकायदा मॉक ड्रिल, और उसके बाद ही इस इमारत को गिराने का काम शुरू किया जाएगा। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद रहेंगी। ये एहतियातन कदम उठाए जाएंगे जब इस इमारत को ढाया जाएगा। 28 अगस्त को नोएडा के ट्विन टावर का डेमोलिशन है। इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराने के लिए क्या प्लान है, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया। तो दिल्ली एनसीआर में ब्लास्ट की, सबसे बड़े ब्लास्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है। करप्शन के 32 मंजिला गगनचुंबी इमारत ट्विन टावर 28 अगस्त को जमींदोज हो जाएगी, जिसका पूरा प्लान तैयार हो चुका है। कंपनी ने डेमोलिशन के काउंटडाउन का डेमो भी जारी कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगी बिल्डिंग के गिरने के बाद उड़ने वाले धूल और मलबे से आसपास की सोसाइटी को बचाने की। तो क्या है इसके लिए फुल प्रूफ प्लान? देखिए ये रिपोर्ट। जब जमींदोज होगी भ्रष्टाचार की इमारत, जब 3700 किलो बारूद का होगा ब्लास्ट, तीन किलोमीटर तक छा जाएगा धूल का गुबार। तीन घंटे तक छाया रहेगा अंधेरा। दिल्ली एनसीआर का यह सबसे बड़ा ब्लास्ट होगा जब 3700 किलो बारूद से सुपरटेक ट्विन टावर को जमींदोज किया जाएगा। 9 सेकंड में बिल्डिंग तो जमींदोज हो जाएगी, लेकिन उससे निकला धूल का गुबार हवा में करीब 3 घंटे तक रहेगा। नोएडा में अवैध रूप से बने ट्विन टावर को ढहाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हमारे पीछे दोनों टावर हैं। इसमें एक 28 मंजिला है और एक 32 मंजिला टावर है। इसमें 46 कर्मचारियों और इंजीनियरों की टीम 11 दिनों से बारूद लगा रही है। दावा है कि 3500 किलोग्राम बारूद टावरों में लगा दी गई है। इसके अगले 3 दिन डोनेटर और वायरिंग बिछाने का काम होगा। डोनेटर और वायरिंग को कनेक्ट किया जाए, जो ब्लास्ट में काम आएगा। ब्लास्ट इतना भयानक होगा कि इसका असर 3 किलोमीटर तक दिखाई देगा। धुएं का गुबार चारों ओर फैल जाएगा। ब्लास्ट के जितने दबाव से मलबा गिरेगा, धूल उतनी ही तेजी से फैलेगी। ये धूल टावर में लगे मटेरियल की होगी, साथ ही 3700 किलो विस्फोटक का धुआं भी शामिल होगा। यहाँ तक कि एक्सप्रेसवे पर भी 15 मिनट बाद धूल मिट्टी नजर आने का अनुमान है। टावर से कितना मलबा निकलेगा, इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि मलबा हटवाने में 3 महीने का वक्त लगेगा। 42,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा मलबा निकलने की उम्मीद है। हालांकि टावर गिराने वाली कंपनी एडिफिस ने धूल और मलबे से आसपास की बिल्डिंग को बचाने की तैयारी की है। ट्विन टावर और आसपास की बिल्डिंग को चारों ओर से जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढका गया है।
9 सेकंड के अंदर पूरा टावर जमींदोज हो जाएगा, ऐसा अधिकारियों का दावा है। इसके अलावा आसपास जो टावर है उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए नोएडा अथॉरिटी की टीम एक बार निरीक्षण कर चुकी है, फाइनल निरीक्षण फिर करेगी और साथ ही इन आसपास की बस्तियों में यानी कि जो टावर हैं उनमें मलबा ना जाए, इसके लिए ट्विन टावर पर फाइबर के पर्दे डाले गए हैं। ये ब्लास्ट वाले दिन पर्दे खोल दिए जाएंगे ताकि इसके बारूद या मलबा आसपास के टावरों में ना जाए। साथ ही सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सावधानी के लिए ट्विन टावर के चारों ओर कुछ दूरी तक लोगों का आना जाना डेमोलेशन के दिन बंद होगा। ट्विन टावर के उत्तर में एमराल्ड कोर्ट के सामने रोड, दक्षिण में दिल्ली की ओर जाने वाली एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड, टावर के पूरब में सृष्टि और एटीएस विलेज के बीच बनी सड़क और पश्चिम में पार्क से जुड़ी फ्लाईओवर तक एक्सक्लूशन जोन निर्धारित किया गया है। 28 अगस्त को ध्वस्तीकरण के दौरान आधे घंटे के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद किया जाएगा। दोपहर 2:15 बजे से लेकर करीब 2:45 बजे तक एक्सप्रेसवे पूरी तरह बंद रहेगी। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस डायवर्जन के लिए पूरी तैयारी में लग गई है। साथ ही सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस को तैनात किया जाएगा। ब्लास्ट वाले दिन 1 किलोमीटर के एरिया में पूरी तरीके से आवागमन पाबंद होगा, यानी कि इस एरिया में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए जाएंगे। जो जानकारी मिली है अभी तक उसमें 2100 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रहेगी। वहीं ब्लास्ट के दिन यानी कि 28 तारीख से पहले एक कंट्रोल रूम से मॉक ड्रिल भी की जाएगी। इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जा रहा है, जिसके जरिए मॉक ड्रिल भी देखी जाएगी कि टावर कैसे ढाया जाएगा। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार की इस इमारत को जमींदोज करने की तारीख, समय, तरीका, व्यवस्था और बारूद सब कुछ सेट हो चुका है। डेमोलिशन का काउंटडाउन जारी है। नोएडा से संदीप पांडे, न्यूज़ 18। हाईवे के लिए घर हटा दिया गया। जी हां, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ऐसा हुआ है। पंजाब में एक किसान की आलीशान कोठी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, वो भी तकरीबन आधा किलोमीटर दूर। दरअसल ये कोठी दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के बीच आ रही थी, जिसकी वजह से सरकार ने किसान की जमीन एक्वायर की, जिसके बाद किसान ने इस घर को तोड़ने के बजाय इसे शिफ्ट करवाया है। देखिए कैसे शिफ्ट हुई 1.5 करोड़ की ये आलीशान कोठी। ये तस्वीर पंजाब के संगरूर जिले की है, जहां पर इस आलीशान कोठी को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। इस 2 मंजिला कोठी को बनाने में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये कोठी सुखविंदर नाम के किसान की है। रोशनवाला गांव के रहने वाले सुखविंदर सिंह का ये आलीशान मकान साल 2019 में बनकर तैयार हुआ। उनके लिए ये सपनों के महल से कम नहीं है, लेकिन अड़चने तब आई जब उनका मकान दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के रास्ते में पड़ गया। आप सोच रहे होंगे कि अगर एक्सप्रेसवे के रास्ते में मकान आता है तो उसे मुआवजा दिया जाता है। बात सही है, सुखविंदर को भी मुआवजे की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मना क्यों किया, इसके पीछे की वजह उन्होंने खुद बताई। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਠੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਈ ਕਿ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। जानकारी के मुताबिक घर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम पिछले 2 महीने से चल रहा है। मकान ने अब तक आधी दूरी तय कर ली है और आधी बची है। बने बनाए घर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना किसी खतरे से कम नहीं है, इसलिए सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मकान के नींव के नीचे कई सारे जैक लगाकर उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। दिन भर में करीब 10 फीट तक मकान को आगे लाया जाता है। माना जा रहा है कि इस मकान को शिफ्ट करने में करीब 40 लाख रुपए खर्च होंगे। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ 20 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 150 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੀ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? ਇਹ ਹੋਰ 250 ਫੁੱਟ ਜਾਊਗੀ। 200 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 50 ਫੁੱਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, 50-60 ਫੁੱਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਊਗੀ।
ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੁੜਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮ ਥੱਲੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਫੁੱਟ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਨਿਉਂ ਕੱਢਿਆ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ, 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਨਿਉਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਚੈਨਰ ਵਿਛਾਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, रोडू रख के ऊपर फिर चैनर फिर जैक लाए हुए नहीं। दरअसल किसान सुखविंदर सिंह हाईवे के लिए इस मकान को शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज आजमगढ़ जेल पहुंचकर बाहुबली रमाकांत यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव आजमगढ़ उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव का प्रचार करने नहीं गए थे, लेकिन अब जेल में बाहुबली नेता से मिलने जरूर पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद अखिलेश ने मीडिया से बातचीत की और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल रमाकांत यादव वो शख्स है जिस पर आरोप है जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड होने का, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा भी कई आरोप दर्ज हैं रमाकांत यादव पर, और रमाकांत यादव से ही मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। चुनाव का सवाल है, मुझे आजमगढ़ की जनता पर पूरा भरोसा है कि जब 24 का चुनाव होगा पूरा का पूरा वोट इंटरेस्ट के साथ वापस होगा। समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद बहुत बड़ा फैसला लेकर के सरकार के खिलाफ खड़ी दिखाई देगी। आप ये सरकार जाने वाली है। आप देखिएगा जब लोकसभा का चुनाव आएगा, जनता देख रही है महंगाई, दूध दही पर जीएसटी लगा दिया। कभी इन्होंने जवाब दिया कि दूध दही पर जीएसटी क्यों लग गया? क्यों अमूल को आप मुनाफा दे रहे हैं आप? और अमूल चाहता है कि 1 लाख करोड़ का मुनाफा हो जाए, आप जीएसटी लगा रहे हो दूध दही पर, घी पर। क्या जवाब है इनके पास? चाचा शिवपाल जी ने एक बयान दिया था कर्ज का, क्या उस पे? मैं ये नहीं पढ़ता ये चीजें। अच्छा सर। और यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आई। आयोग के 80 विशेषज्ञ गोपनीय कार्य से अलग कर दिए गए। भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने पर आयोग ने यह फैसला लिया है। विशेषज्ञों की गुणवत्ता की आगे भी समीक्षा होगी। तो कई एक्सपर्ट्स हैं, 80 की संख्या में एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें उन कामों से अलग कर दिया गया है जो गोपनीय काम होंगे। परीक्षा से जुड़े गोपनीय कामों से इन एक्सपर्ट्स को अलग कर दिया गया है, और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इनके काम सही नहीं पाए गए हैं। गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने की वजह से आयोग ने इन एक्सपर्ट्स को अलग कर दिया है गोपनीय कामों की ड्यूटी से। और अगली खबर रामपुर से, जहां पर बड़ी खबर है। आजम खां के वकील पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वकील नासिर सुल्तान पर मुकदमा दर्ज हुआ है। गवाह के भाई को धमकाने का आरोप है आजम के वकील पर। थाना सिविल लाइंस में यह मामला दर्ज हुआ है। रामपुर से यह बड़ी खबर है कि आजम खां के वकील पर अब मुकदमा दर्ज हुआ है। एक गवाह के भाई ने आरोप लगाया है कि आजम खां के वकील ने उसे धमकाया है। नासिर सुल्तान नाम है आजम खां के वकील का, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। और इससे पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान से मिलने पहुंचा। एसपी नेताओं ने हाल ही में आजम खां पर लगे 2 मुकदमों को वापस लेने की मांग की। एसपी नेताओं ने कहा कि गवाह को धमकी के केस को लेकर मुलाकात हुई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के नेतृत्व में एसपी डेलीगेशन ने मुलाकात की। 100 से अधिक मुकदमे लिखे गए थे और उसमें वो 28 महीने जेल के अंदर बंद रहे थे। उस दौरान भी वो 2 बार अस्पताल में एडमिट हुए थे। इस समय फिर से वो बीमार हैं और उनके ऊपर 2 मुकदमे लगाए गए हैं। ऐसे ही पूरे प्रदेश के अंदर सपा के विधायकों पर, नेताओं पर जुल्म और अन्याय करने का काम हो रहा है। हम लोगों ने ज्ञापन देकर के ये मांग करी है डीजीपी से कि तत्काल रूप से सपा के नेताओं पर, विधायकों पर जो जुल्म और अन्याय हो रहा है उसको रोका जाए, और मोहम्मद आजम खां साहब के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं तत्काल रूप से जांच करके
उन मुकदमों को विड्रा करने का काम किया जाए। जन्माष्टमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और इस दौरान हादसा भी हुआ। पुलिस वालों ने श्रद्धालुओं को बचाने और परिसर से बाहर निकालने में जमकर मेहनत की, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा भी पुलिस वाला था जिसने भीड़ का फायदा उठाकर एक महिला श्रद्धालु के साथ अश्लील हरकत की। इस पुलिस वाले की हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हुई है तो जानकारी मिली, वरना ये कई और महिलाओं के साथ इसी तरह का हरकत करता और किसी को पता तक नहीं चलता। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं वर्दी पहना ये शख्स किस तरह से महिला के पीछे खड़ा है और भीड़ का फायदा उठाकर महिला के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश कर रहा है। नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। LIU पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, जिसमें 4 चीनी नागरिक डिटेंशन सेंटर भेजे गए। अवैध तौर पर ये चीनी नागरिक अभी रह रहे थे, जिन पर एक्शन लिया गया। वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद सेक्टर 50 के एक मकान में रह रहे थे। अलग अलग जगहों से 4 चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ अलग अलग कंपनियों में ये काम कर रहे थे। सेक्टर 113 से एक की गिरफ्तारी हुई है। सेक्टर 50 के एक मकान में भी रहता था एक शख्स, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उधर कानपुर से गिरफ्तार सैफुल्लाह से ATS की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि सैफुल्लाह मदरसे के बच्चों को जिहाद के लिए भड़काता था। जैश-ए-मोहम्मद से मिले ट्रेनिंग मॉड्यूल के आधार पर बच्चों को जिहाद की ट्रेनिंग देता था, जिसके लिए टेलीग्राम ऐप पर बने ग्रुप में सैफुल्लाह को जानकारी मिलती थी। राह-ए-हिदायत नाम से बना ग्रुप पाकिस्तान से ऑपरेट होता था और इसी ग्रुप से सहारनपुर से गिरफ्तार नदीम भी जुड़ा हुआ था। कई मदरसों में सैफुल्लाह के कनेक्शन की जांच इस वक्त यूपी ATS कर रही है। संदिग्ध आतंकी सैफुल्लाह और नदीम से ATS की कस्टडी रिमांड के दौरान पूछताछ जारी। पूछताछ में हुए बड़े खुलासे। सूत्र बताते हैं कि सैफुल्लाह तमाम जिहादी गुटों से जुड़ा हुआ था और मदरसे के तमाम छोटे छोटे बच्चों को भी जिहाद के लिए भड़का रहा था। अब उन ग्रुप्स की जांच की जा रही है जिनसे नदीम और सैफुल्लाह जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि जैश के पाकिस्तानी हैंडलर के जरिए टेलीग्राम ऐप पर बने हुए एक ग्रुप राह-ए-हिदायत से जुड़े हुए थे सैफुल्लाह और नदीम। इसी ग्रुप्स पर तमाम भड़काऊ जिहादी मटीरियल आता था, जिसको सैफुल्लाह मदरसे के छोटे बच्चों के साथ शेयर करता था और उन्हें जिहाद के लिए भड़काता था। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।